प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए बीएड, इंटीग्रेटेड 4th ईयर निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इस विषय के अंतर्गत आज का जो मेरा प्रकरण है 39वां, वो आचार्य राममूर्ति समिति का प्रतिवेदन के बारे में बता रहा हूं। जो राममूर्ति कमेटी 1990, राममूर्ति कमेटी 1990 के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि ये आचार्य राममूर्ति समिति का जो प्रतिवेदन था उसके अंतर्गत राममूर्ति कमेटी 1990, इसमें शिक्षा के बारे में इन्होंने अपने क्या सिफारिशें की, क्या इनके स्थापना, क्या इनके विचार थे, प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपका थोड़ा परिचय करवा रहा हूं। और सन 1986 की कांग्रेस पार्टी, सन 1986 की जो कांग्रेस पार्टी की भारतीय सरकार थी, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये 1986 में कांग्रेस पार्टी की जो भारतीय सरकार थी, उन्होंने इसके लिए सबसे पहले इसको शिक्षा के इस नीति को निर्धारित किया था। इसके अंतर्गत शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया, शिक्षा नीति में 1986 की में विशेष बल दिया गया था। और वो बल दिया क्या? संघर्षपूर्ण और रचनात्मक ये दो भूमिकाएं थी। संघर्षपूर्ण और रचनात्मक दो भूमिकाएं मुख्य थी। इसमें शिक्षा को सशक्त बनाया जाए, शिक्षा को क्या बनाया जाए? सशक्त साधन बनाया जाए, इसको शिक्षा को सशक्त शक्तिशाली एक साधन बनाया जाए। और उसके बाद में शिक्षा नीति में यह भी कहा गया कि प्रत्येक जो वर्ग है या प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत भी संकल्पों का जो क्रियान्वयन है उसकी समीक्षा की जाए 5 वर्ष बाद, हर 5 वर्ष। और इसी क्रम में उन्होंने 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, इसकी समीक्षा की गई। 1990 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसकी समीक्षा 1990 में की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। इसमें सन 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, जिसको एनडीए कहते थे, एनडीए राष्ट्र 86, और जिसके जो मुख्य सरकार के जो प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उनके नेतृत्व में एक गठन किया गया था। 86 के अंदर जो एनडीए की सरकार थी, उस सरकार में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में एक गठन किया गया था। और राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में, और राजीव गांधी की सरकार के द्वारा भी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को इसके जो परिवर्तन की मांग उठने लगी। और तब 7 मई 1990 को केंद्र की जो सरकार थी, उनके आचार्य थे राममूर्ति। उस केंद्र के जो आचार्य थे राममूर्ति जी, वो बैठक के अध्यक्ष थे। समीक्षा बैठक के कौन थे? अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में 17 सदस्यीय
कितने सदस्यीय? 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ये 7 मई 1990 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें सुधार के लिए एनडीए की जो सरकार थी और इन्होंने एक गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति जी। इनको अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसकी समीक्षा करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों के द्वारा इसके संबंध में कुछ सुझाव दिए गए थे। उस सुझावों के बारे में या 6 महीने में अपनी एक रिपोर्ट उन्होंने सरकार को प्रस्तुत की थी। सुझावों के साथ में एक रिपोर्ट 6 महीने के कार्यकाल में उनको एक प्रस्तुत की थी। इस समिति ने 6 जो कार्यक्रम थे उनका गठन किया गया। जो 6 कार्यक्रम थे उनको गठन किया गया था। 6 कार्यक्रम कौन कौन से? ये कार्यक्रम थे 6 कार्यक्रमों का गठन किया गया था। अब वो गठन किया कौन कौन से किया गया था? ये 6 हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है, इनको अलग अलग सुझावों के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला जो गठन किया गया था, सुझाव दिया गया था, वो सबको समान शिक्षा के अवसर हों, बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर होने चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव न हो सबके लिए, चाहे एसटी एससी हो, चाहे महिला पुरुष हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, सबके लिए समान शैक्षिक शिक्षा के अवसर होने चाहिए सबको। और सबको जो समान, ये पहला इन्होंने अपना एक क्या दिया था, ये कार्यक्रमों का गठन किया था, सबको समान शिक्षा के अवसर हों। 1990 में राममूर्ति जी की अध्यक्षता में। और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं उसमें सुधार, शिक्षा का केवल क्वांटिटी नहीं, संख्यात्मक, बल्कि क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्या, क्वालिटी होनी चाहिए, गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए। केवल संख्यात्मक शिक्षा नहीं कि संख्या बढ़ा रही है, बल्कि उसमें गुणात्मकता होनी चाहिए। शिक्षा में अच्छी श्रेष्ठ शिक्षा होनी चाहिए। संख्यात्मक शिक्षा नहीं कि संख्यात्मक आंकड़े बढ़ा दिए केवल, बल्कि गुणात्मक शिक्षा होनी चाहिए। इसका भी इन्होंने विशेष ही इसकी गठन किया था, शिक्षा की गुणवत्ता एवं उसमें सुधार हो। शिक्षा में जो वर्तमान स्थितियां थी उनमें सुधार के लिए इन्होंने अपना एक गठन किया था। फिर शिक्षा को काम के अधिकार के साथ में जोड़ना, व्यवसाय के साथ में जोड़ना, शिक्षा का जो काम का अधिकार है उसके साथ में जोड़ना, ये भी इन्होंने एक गठन किया था, सुझाव दिया था, प्रस्तुत किए थे ये सुझाव अलग अलग। तो जो सुझाव जो प्रस्तुत किए थे उसमें शिक्षा को काम के अधिकार के साथ में जोड़ना, व्यवसाय के साथ में जोड़ना, जिस कंपनी में और उसमें वो काम कर रहे हैं उनको वहां भी साक्षरता तो कम से कम करना, साक्षर करना। इसलिए काम के अधिकार के साथ में इनको जोड़ना, ये राममूर्ति जी ने इनकी अध्यक्षता में जो 17 सदस्यीय कमेटी थी उसमें ये सुझाव दिया था। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय एकता। देखिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को दर्शाती हो। हर राज्य की शिक्षा है वो एक नहीं, अलग अलग नहीं, एक होनी चाहिए। जब राष्ट्र एक है तो शिक्षा भी एक होनी चाहिए। एक राष्ट्र के लिए एक शिक्षा होनी चाहिए, अलग अलग राज्यों वार नहीं। ये भी एक सुझाव दिया था। वर्तमान में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग है, अलग अलग पाठ्यक्रम हैं,
अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषा बोली के आधार पर, वहाँ की संस्कृति के आधार पर, इसलिए उनको अलग अलग किया गया है। लेकिन यशपाल कमेटी के जो अध्यक्ष थे, इन्होंने एक सुझाव दिया था कि शिक्षा का राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल दिया था। उसके बाद में शिक्षा और संसाधन का, शिक्षा संसाधन और प्रबंध, शिक्षा संसाधन एवं प्रबंध, तो शिक्षा के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं जिससे कि अधिक से अधिक बालक बालिकाएं लाभ ले सकें और सबको अधिक से अधिक शिक्षा मिल सके, शिक्षित समाज बन सके, शिक्षा से जोड़ा जाए सभी को। जो शिक्षा से वंचित हैं उनको भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा, किसी भी प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा उनको जोड़ा जाए। निरक्षरता को जो अभिशाप है इसको समाप्त किया जाए। निरक्षरता एक अभिशाप है, इस अभिशाप को शिक्षा की अलग के द्वारा, शिक्षा की अलग जगह करके इनको जोड़ा जाए और इनके लिए जो शिक्षा के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। और शिक्षा के जब संसाधन उपलब्ध होंगे तो शिक्षा की जो प्रबंध है वो भी एक अच्छा होगा। ऐसे प्रबंधक बनाए जाएं जो शिक्षा में अधिक से अधिक रुचि ले सकें, शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकें, ऐसे प्रबंध किए जाएं। और एक ये भी सुझाव दिया था, ग्रामीण शिक्षा पर विशेष बल दिया था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होती है। इसलिए ग्रामीण जो शिक्षा है, ये जो निरक्षरता इस समय शहरों में कम है और गाँवों में अधिक है, क्योंकि गाँवों में संसाधनों की कमी है। शिक्षा से वंचित रहने का एक मुख्य कारण वहाँ के संसाधनों में कमी। जनसंख्या तो है लेकिन वहाँ की जो संसाधन है दूर दराज हैं, वनवासी क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो सुविधाएं जुट जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं जुटती। इसलिए इन्होंने ये अपने अलग अलग सुझाव प्रस्तुत किए थे। राममूर्ति, जो आचार्य राममूर्ति जी थे, राममूर्ति कमेटी 1990 के अंतर। इसके बाद में इन परिस्थितियों में आगामी वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पुनः परिवर्तन की आशा की जा सकती है, ऐसी अलग जगह इन्होंने। और आचार्य राममूर्ति समिति की जो रिपोर्ट थी उसकी प्रस्तावना में ये कहा गया था, आचार्य राममूर्ति जी की जो रिपोर्ट थी, समिति की जो रिपोर्ट थी, उसमें प्रस्तावना में ये कहा गया था कि वर्तमान में ये समस्याएं और बड़ी हैं, वर्तमान में ये समस्याएं और बड़ी हैं। और सन 1986 में इनको 4 वर्षों की स्थिति में खड़ा हुई थी। ये इनमें असंतोष, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास या क्षरण, सामाजिक विघटन, युवकों में हिंसा, ऐसी भावनाओं बहुत अधिक बढ़ गई। 4 वर्षों के अंदर, 4 वर्षों के अंदर ही ऐसी भावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई और हिंसा जीवन का एक अंग बन गई। जो हिंसा थी, मारकाट, हिंसा, ये एक जीवन का क्या बन गई, अंग बन गई। युवा मार्ग भटक गए, जो युवा वर्ग था वो मार्ग भटक गया और शिक्षा से वंचित रह गया और हिंसा गामी हो गया। हिंसा बहुत अधिक ये जीवन का एक अंग बन गई। अनेक प्रयासों के बावजूद भी पतन होता चला गया। अनेक ऐसे प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बाद में भी क्या होता गया, पतन होता गया। और स्थिति को रोकने के लिए हमारे जो प्रयास थे वो सफल नहीं कर सके। उनको हम जो असफलता की जो थी उनको रोकने के लिए कई प्रयास किए गए। हिंसा वगैरह, इनको भटके हुए युवाओं को
इनके लिए कई ऐसे प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बाद में भी कोई सफलता किसी भी प्रकार की नहीं मिली। उसके बाद में देश के सामने अनेक संकट आ गए। देश के सामने ऐसे क्या आ गए, अनेक संकट सामने आ गए और राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया। जो राष्ट्र का अस्तित्व था हिंसा के द्वारा, उनके लिए क्या हो गया, एक संकट खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया, संकट खड़ा हो गया। और धार्मिक और शैक्षिक संकट भी उसमें शामिल है। धार्मिक संकट और शैक्षिक संकट, ये दोनों संकट उसमें शामिल किए गए और ये संकट बढ़ता ही चला गया। ये जो संकट था हिंसा रूपी, मार्ग भटक जाना युवाओं का, राष्ट्र के लिए एक ये अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया। उस खतरे को रोकने के लिए धार्मिक और जो शैक्षिक जो संकट था वो भी इसमें शामिल हो गए। इनको रोकने के लिए एक समीक्षा समिति की रिपोर्ट, जिसको चौथा अध्याय में समिति ने शिक्षा के लिए ऐसी सिफारिशें की। शिक्षा के लिए 4 वर्षीय जो चौथे अध्याय के अंदर समिति ने शिक्षा के लिए ऐसी सिफारिशें की। उन सिफारिशों की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूं कि वे सिफारिशें कौन कौन सी थी। वो भी 7 सिफारिशें मुख्य हैं। जब देश को राष्ट्रीय अस्तित्व को खतरा हो गया, हिंसा जीवन का अंग बन गई, ऐसी विपदाएं देश में आ गई और युवा वर्ग मार्ग भटक गया, उस समय देश के हालत खराब होने की स्थिति में उनको पुनः संभालने के लिए इस जो चौथा अध्याय था इसका समिति का, उसमें शिक्षा के लिए कुछ सिफारिशें की। उन सिफारिशों की ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित करता हूं। सबसे पहली जो सिफारिश थी वो थी सार्वजनिक स्कूल प्रणाली। सभी जगह स्कूल होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल होने चाहिए। निजी क्षेत्र में या निजी स्थान में नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए, जिससे किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो सबसे पहले जो सिफारिश की थी वो सार्वजनिक स्कूल प्रणाली। सभी जगह स्कूलों को खोला जाए और शिक्षा में वर्ग भेद था, उस वर्ग भेद को मिटाया जाए। शिक्षा में वर्ग भेद है, ऊंच नीच का, जाति पाति का, धर्म का, और इन जो भेद है शिक्षा में, सवर्ण अछूत, महिला पुरुष, स्त्री और बालक बालिकाओं में जो भेद था शिक्षा का, इसको समाप्त किया जाए और इसमें शिक्षा में जो वर्ग भेद है उस वर्ग भेद को समाप्त किया जाए। उसके बाद में इन्होंने शिक्षा पर जो कम व्यय है, शिक्षा पर राष्ट्र के द्वारा, देश के द्वारा कम व्यय किया जाता है, उस व्यय में शिक्षा के बजट में जो कम बजट है उस बजट को, शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए। शिक्षा के जो बजट है उस बजट को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। उसके बाद में देखिए जो शिक्षा का जो प्रभाव है, शिक्षा का प्रभाव कम है, उस शिक्षा के प्रभाव को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। शिक्षा के प्रभाव में जो कमियां हैं उन कमियों को पूर्ति करके उनको अधिक से अधिक इस शिक्षा की जो प्रभाव है इसको, प्रभाव को बढ़ाया जाए, शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाए। इसके बाद में देखिए
जो शिक्षा का जो विकेंद्रीकरण है, शिक्षा का जो विकेंद्रीकरण है, उस विकेंद्रीकरण को बढ़ाया जाए। केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण को, उसको शिक्षा के लिए जो सबको शिक्षा मिल सके उसको विकेंद्रीकरण किया जाए, केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण। और शिक्षा में जो मूल्यपरक शिक्षा है, शिक्षा में जो मूल्यपरक शिक्षा है, इसके लिए भी अधिक जोर दिया जाए। शिक्षा में मूल्यपरक शिक्षा को अधिक जोर दिया जाए और व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था की जाए। जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, बेरोजगार नहीं, और रोजगार वाली शिक्षा होनी चाहिए, जिसके शिक्षा के माध्यम से अधिक रोजगार मिल सके, रोजगार उत्पन्न हो सके। उसके बाद में भी ये जो इनका किया गया था, इसके बाद में जनार्दन रेड्डी समिति भी 1991-92 में हुई थी। इसके बारे में भी मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित कर देता हूँ। जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति, ये राममूर्ति समिति की सिफारिश को अमल में लाने के लिए पुनः परिवर्तित करके केंद्रीय सरकार में नई शिक्षा नीति के लिए ही इसको जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति 1991-92 में। इसके बाद में थोड़ा इसमें भी आपका इसी के बाद में है जनार्दन रेड्डी शिक्षा समिति 1992। देखिए इसी का ही एक भाग है जिसको जनार्दन रेड्डी समिति 1991-92 के अंतर्गत इसको जो समिति थी जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति, जिसको समीक्षा समिति भी कह सकते हैं, समीक्षा की थी तो उन्होंने समीक्षा ये समिति थी जनार्दन रेड्डी 1991-92 में। इसकी ओर भी आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं। इसमें जनार्दन रेड्डी जो आचार्य राममूर्ति जी की जो समिति थी, उसकी सिफारिशों को अमल में लाने से पहले इनको पुनः जो परिवर्तन करने के बाद में केंद्रीय सरकार की जो नई शिक्षा नीति थी उसको क्रियान्वयन के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए इन्होंने इस समीक्षा समिति की 1990 के जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद थी, 1990 की केंद्रीय सलाहकार परिषद के अनुरोध पर एक समीक्षा समिति का गठन हुआ था जुलाई 1991 में। जुलाई 1991 में इसका एक वो किया था गठन, और इसमें कई ऐसी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये कौन थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ये। कौन? जनार्दन रेड्डी, ये मुख्यमंत्री थे। इनकी अध्यक्षता में दूसरी समीक्षा समिति एन जनार्दन रेड्डी, इनका पूरा नाम एन जनार्दन रेड्डी, ये समिति थी और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अध्यक्षता में दूसरी समीक्षा जो 1992 में, पहली तो 1991 में और दूसरी 1992 में। पहली तो जुलाई 1991 में और जो दूसरी थी वो 1992 में। 1992 में भारत सरकार को दी थी इन्होंने, और इसमें आमतौर पर
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसके प्रावधानों को अमल में लाने के लिए इन्होंने संस्कृति दी थी, अपनी सहमति दी थी, अपनी क्या दी थी? सहमति। और इस समिति के द्वारा जो सिफारिशें की थी वो राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की बैठक हुई थी 5-6 मई 2092 में। 5-6 मई 2000 उसमें 1992 में 5-6 मई 1992 में एक बैठक हुई थी जिसमें परिषद की जो सिफारिश की थी उसमें, और वो पुष्टि करने के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसके क्रियान्वयन के मार्ग को अग्रसर करते हुए, इसके क्रियान्वयन के मार्ग को अग्रसर करते हुए, बढ़ाते हुए भारतीय शिक्षा परिषद में सुधार एवं संशोधन, भारतीय शिक्षा में सुधार एवं संशोधन की जो प्रक्रिया थी उस पर विशेष बल दिया गया था। और विशेष बल देने के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये भारतीय सरकार के लिए, उसके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था ये भारतीय शिक्षा के लिए। और इस नीति के क्रियान्वयन को और इसके अनुभव को दृष्टिकोण रखते हुए सन 1992 में ही कई कारणों से इसकी आवश्यकताओं को भारत सरकार द्वारा महसूस किया गया और 7 मई 1992 7 मई 1992 7 मई 1992 को इन्होंने इसके लिए संसद पटल पर रखा गया था। 7 मई 1992 में ये संसद पटल पर रखा गया था, संसद में रखी थी ये। उसके बाद में इसको, उसके उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कतिपय संशोधन किए गए थे और क्रियान्वयन हेतु इसी को ही संशोधित क्रियान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया था, जिसको क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में कहा गया, जिसे क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में कहा गया था। क्या कहा गया था? ये 92 में ही क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 जिसको पीओ 1992 में कहा गया था, पीओए 1992 क्रियान्वयन कार्यक्रम इसको कहा गया था 1992 में, और ये 7 मई 1992 में ये लागू हो गई थी। उसके बाद में प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको आचार्य राममूर्ति समिति का प्रतिवेदन, राममूर्ति कमेटी 1990, इसके बाद में ही, क्योंकि मेरे पास समय रह गया इसलिए जनार्दन रेड्डी समिति 1991-92 इस पर जो प्रकाश डाला है। जनार्दन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे, मुख्यमंत्री। इनकी समीक्षा हुई थी जुलाई 91 में और दूसरी हुई थी 1992 में। ये 5-6 मई 1992 में इसको और 7 मई को इसको संसद में रखा गया था। उसके बाद में इसको क्रियान्वयन समिति पीओए 1992 के द्वारा इसको जाना गया। आज का ये कार्यक्रम मेरा जो इतना है, ये इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाया है, इसके लिए बार बार और पुनः धन्यवाद।
आज इतना ही मेरा टॉपिक था।